A very good morning to all of you. Welcome back to Ansarkari. So आज के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं for 23rd of November. So here we see कि Washington warned India against the plot to kill the Panan in US. So this is पर a report we've been seeing कि जो खालिस्तान issue है, yesterday we talked about India Canada के बीच में जो tensions grow कर रही है, and India says कि India के लिए जो problem है कि जो extremism और ऐसे एलिमेंट्स को जो कनाडा स्पेस दे रहा है इंडिया के लिए, वो एक प्रॉब्लम है. सो यूएस गवर्नमेंट रिसेंटली वी सॉ कि बेसिकली जो पान है, हाउ ही इज एक थ्रेट इशू किया था रिगार्डिंग टू कि जो पैसेंजर्स हैं एयर इंडिया प्लेन पे, सो उसके अराउंड जो कंसर्न था. सो यहाँ पे यूएस गवर्नमेंट का भी इंटरवेंशन हमें देखने को मिल रहा है. थ्रॉटेड अ प्लॉट टू किल हिम, खालिस्तानी सेपरेटिस्ट on US soil, and warned New Delhi about its alleged involvement in the plot. So let's see whether, obviously, how India has responded to this. Inputs are cause of concern for both the countries, and they decided to take necessary follow-up action. सो इवन यूएसए ने कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करी है रिगार्डिंग द नेक्सस जो एग्जिस्ट करता है बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स, द गन रनर्स, टेररिस्ट एंड अदर्स. सो वी हैव टू बेसिकली थिंक ग्लोबल लेवल पे, सिंस ऑब्वियसली बॉर्डरलेस जो क्राइम्स हो रहे हैं, अटैक्स हो रहे हैं, इवन विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करो, एंड इवन क्रिप्टो करेंसीज के थ्रू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का भी कैसे मिसयूज किया जाता है. या आप बात कर सकते हो कि साइबर फ्रॉड्स, जिस तरीके से नेचर चेंज हो रहा है, दैट इज मेकिंग थिंग्स मच मोर रिस्कियर एंड वेरी डिफिकल्ट टू कंटेन देम. सो यहाँ पे ग्लोबल लेवल पे कॉपरेशन इज इम्पोर्टेंट. जो इम्पोर्टेंट अगर हम इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इज देयर, FATF, एंड इंटरपोल क्या बात करोगे. सो दैट कोलैबोरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंश्योरिंग की कंट्रीज आर ऑन द सेम पेज. जैसे अभी इंडिया कनाडा के बीच में जो इशू था, वी सॉ कि बिकॉज ऑफ सर्टन पॉलिटिकल इंटरेस्ट वी आर सीइंग कि सच एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स दे आर बीइंग गिवन स्पेस इन कनाडा. सो टेररिज्म कहीं पे भी इट शुडंट बी टॉलरेटेड इन एनी फॉर्म, चाहे वो डिजिटली हो रहा हो या इवन फिजिकली, द प्रेजेंस ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हम पाकिस्तान के केस में बात करते हैं, तो इट शुडंट बी सपोर्टेड इन एनी फॉर्म. So workers in Utkarshi tunnel, they are closer to freedom. So we are seeing progress, and horizontal pipes ke through they are being pushed inside, and the distance which is left is like up to 45 meters. So the na distance already hum cover kar chuke hain. So Salkyara is the name of the tunnel, and endoscopic camera ke through we saw the video that again went viral on social media. सो यहाँ पे हमने बात करी है कि इन फ्यूचर हम ऐसे डिजास्टर्स को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं. सो वी टॉक्ड अबाउट कि जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होना चाहिए फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ occurrence, क्या frequency of occurring a disaster. So studying the nature of soil, studying the nature of rocks in that particular hilly terrain, and given the seismicity of that particular area. So ये सारी considerations important हो जाती हैं. And we also talked about कि एक small tunnel भी होना चाहिए escape tunnel के लिए, जो act कर सकते हो. talked about कि उसको और हम स्टील से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, सो दैट अगर कोई डिजास्टर भी होता है तो वो ऐसी कंडीशन में हो कि इट कैन बी यूज्ड. So perpendicular horizontal drilling, this is being continued by the Rail Vikas Nigam Limited. So militancy in Jammu and Kashmir. भी बात कर सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा एंड एडवांस में क्या प्लानिंग हो रही है कि उनकी राइट्स को भी देखा जा सके. करो ना, क्या पॉइंट आप रेस कर रहे हो, मेरे को क्लियरली नहीं समझ में आया. कि लेबर कोड की भी बात होनी चाहिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा स्टार्टिंग से, कि ऐसा कुछ भी ना हो, ऐसी सिचुएशन अराइज ना हो. रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अगेन एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट की होगी, बट लेबर कोड में अगेन हाँ, उनकी सेफ्टी हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होनी चाहिए. दिस इज़ अ नाइस पॉइंट. क्या जो हमने अभी 4 न्यू लेबर कोड्स जो प्रपोज किए, क्या उसमें ये एलिमेंट है या नहीं?
सो इवन यहाँ पे मॉक ड्रिल्स भी की गई थी टू इंश्योर कि फाइनल फेज ऑफ रेस्क्यू दैट गो स्मूथली। सो यहाँ पे हम बात कर रहे थे मिलिटेंसी इन जम्मू एंड कश्मीर। सो पार्ट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, 2 आर्मी कैप्टन हमने देखा एंड 2 सोल्जर्स दे हैव बीन किल्ड इन द रजौरी ऑपरेशंस। सो यहाँ पे बेसिकली जो इनको फंडिंग आती है, अगर हम बात करें मिलिटेंट जो प्रेजेंट है या यू नो अनोनिमसली, ऑल्सो वी कैन से कि अनोनिमिटी अपनी मेंटेन करके रखते हैं वो। एंड फंडिंग की बात करें तो दैट मेजरली हैपेंस थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग या हवाला ट्रांजैक्शंस जिसको हम बोलते हैं। So that's how they are able to operate. And we, अगर हम रिफॉर्म्स की बात करें, क्या हमने स्टेप्स लिए हैं, तो one of the major steps has been abolition of Article 370, and after that we have seen कि specifically tourism की अगर हम बात करें तो how that have grown exponentially in the state of Jammu and Kashmir. And geography की अगर हम बात करें, geographical features, so they are also very important Jammu and Kashmir स्टेट के लिए। अगर हम यूटी की बात करें तो लॉन्च द जॉइंट ऑपरेशन गुलबर्ग फॉरेस्ट इज देयर इन द पीर पंजाल वैली। सो वी नीड टू लुक कि कौन से माउंटेनियस चेन के बीच में वी हैव दिस पीर पंजाल वैली। So killings of innocents is unacceptable. This been India's stand जब हम बात करते हैं Hamas Gaza war की बात करें, we all condemn the terrorism and violence. So we have been calling for the restoration of regional peace and stability in West Asia. And India's stand as far as this entire conflict is concerned. So we support the two-state solution. And geographical features again, Gaza Strip, West Bank, then Sea of Galilee is there, Dead Sea, एंड जो बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं इसराइल, लेबनान, जॉर्डन, देन इजिप्ट, सो इम्पोर्टेंट है, एंड देन मेडिटेरेनियन सी। मानसी, यू कैन टेक अप अर्लियर वन ई वीजा प्रोग्राम जो था। हाँ, सो वी हैव रिज्यूम्ड रहेगा ई वीजा सर्विसेज। सो ये कहीं पे हाँ थोड़ा नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज की तरफ ई भी वीजा मतलब कि ऑनलाइन वीजा हाँ एप्लीकेशन हो गया। हाँ ले सकते हैं। सो यहाँ पे अभी हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि यूएसए का कैसे इंटरवेंशन देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें, दिस इज व्हाट यूएसए हैज क्लेम्ड। सो इंडिया का स्टैंड, इट इज नॉट, वी हैव नॉट एक्सेप्टेड दिस थिंग कि इंडिया basically wanted to kill this terrorist या extremist who's been basically we've been talking about him from the past 2 to 3 days. So on the other side, we are also seeing कि चीजें थोड़ी gradually they are settling back to the normalcy also. So we had imposed a blanket ban and now we have again reopened e-visa services. So here, when we talk about the conman Sukesh Chandrasekhar's 12 high-end vehicles, they're set to be auctioned. So again, ये reflect कर रहे हैं, अगर हम बात करते हैं again internal security की, how with money laundering या हवाला transactions and कैसे basically they escape the administration, the system, and मतलब कि they are having Rolls Royce commands the highest reserve price of 1.74 crore rupees. So this is all made possible through जो borderless transactions हो रहे हैं. So organized crime के साथ how this nexus is also functioning, even terrorist activities का भी linkage with these organized crime. So एक ये पूरा nexus work कर रहा है जिसमें चीजें कहीं ना कहीं interdependent है. So right now we are seeing investigations that are going against him by the Enforcement Directorate on the charges of money laundering. So जो उसके assets हैं, obviously they would be now auctioned. So to promote investment in Bihar, here we are seeing all clearances for the industries through the single window portal. So even to promote FDI, अगर हम national level पे बात करें, so this was again initial stages में again we had a single window clearance
proposed. So बिहार बेसिकली कौन से सेक्टर्स में आउटग्रो कर सकता है और कौन से पोटेंशियल सेक्टर्स ऑफ ग्रोथ हैं औशिक? कैन यू सजेस्ट फ्यू? आईटी में कर सकते हैं, एग्री एक्सपोर्ट में स्पेसिफिक एग्री एक्सपोर्ट, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड हॉर्टिकल्चर. हाँ, मतलब एग्रीकल्चर जो हम बात करते हैं एग्री वहाँ माइनिंग बहुत कम है, माइनिंग सब झारखंड में आगे तस्ले. एग्री एंटरप्रेन्योरशिप हम और प्रमोट कर सकते हैं. एमएसएमई सेक्टर डेफिनेटली ग्रो कर सकते हैं व्हेन वी आर सीइंग मोर क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल. सो इवन वी कैन से कि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है, वो भी कम होगी कंपैरेटिवली. आई थिंक ई व्हीकल एंड टेक्सटाइल सेक्टर में भी ग्रो कर सकता है. यस करूँ, स्पेसिफिक सेक्टर हो गया वो तो आपने बताया. So Bihar cabinet approves resolution demanding special status for the state. So if we have Pravesh, so he can basically tell us more about this. Okay, he's not here with us. तो हम बात कर देंगे बेसिकली बिहार प्रोसेस की. अगर हम पूरे की बात करें कि कैसे स्टेट आस्क फॉर या कैसे एक स्टेट को स्पेशल स्टेटस मिलता है. सो फर्स्टली द स्टेट कैबिनेट हैज टू पास अ रेजोल्यूशन फॉर दिस. तो वो जो डिमांड रेज करती है, इट कम्स फ्रॉम द स्टेट कैबिनेट. So here basically basis क्या है for asking for this demand, we need to look into that. And it is generally Mansi, I can states with give some amount of information. okay. कि special status category, I am just googling this one. It is given to the countries, to states that shares border with other countries. ये पहले तो दिया, पहले एक कंडीशन है. ठीक है. दूसरा है कि या तो रीजन अंडर डेवलप्ड है, तो दो रीजन हाँ, ये तो यहाँ तब पे दिया जाता है. जोग्राफिकल रीजन हो सकते हैं हाँ, वो, ऐसे. बॉर्डर हाँ, जोग्राफिकल. एंड सेकंड है सोशो इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस. एडवांटेज. हाँ. तो हम बात करते हैं ना, मराठवाड़ा रीजन हो गया या फिर वो सब, तो उसको दिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, स्टेटस वाज गिवन टू जम्मू कश्मीर, असम, नागालैंड 1969 में दिया गया था. और बाकी स्टेट्स को ऐड किया गया, उत्तराखंड, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश. ये. और उसमें क्या फायदा है? फायदा है कि दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम कस्टम ड्यूटी, कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स एंड अदर टैक्सेस. और दे कैन अवेल डेट स्वैपिंग एंड डेट रिलीफ स्कीम ऑल्सो. हाँ, तो स्पेशल तो ये स्टेटस स्पेशल स्टेटस. आपने बोला कि टैक्स और इट इज भी होता है. 371 के अंदर में दिया जाता है. ठीक. आर्टिकल 371. सो यहाँ पे जैसे आपने बोला कि टैक्स एग्जेम्पशन भी एक इंसेंटिव रहता है, तो कहीं ना कहीं ये बोल सकते हैं कि अगेन ये एक मेजर रहता है टू अट्रैक्ट मोर इन्वेस्टमेंट इन दैट पर्टिकुलर स्टेट. जो ये एलिमेंट हाँ, है. पैरामीटर. हाँ, पैरामीटर अंडर द गडगिल फॉर्मूला, इट इज लो डेंसिटी साइजेबल शेयर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन, फिर नॉन वायबल नेचर ऑफ स्टेट फाइनेंस, इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस, स्ट्रेटेजिक लोकेशन अलोंग बॉर्डर एंड हिली टेरेन. ये. ठीक है. ठीक है. हाँ, तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि अगर ये स्टेटस मिल जाता है तो स्टेट को और तो ज्यादा इसमें आई थिंक, फंडिंग भी मिलती हाँ, तो इसमें बात करें बिहार, तो बिहार आई थिंक इट इज नॉट मतलब स्टेटस, स्पेशल स्टेटस उसको नहीं मिलना चाहिए, है. इन माय अच्छा. ओपिनियन. ओके. क्योंकि उसका जो कंडीशन है, इट इज नॉट मीटिंग द डिमांड्स ऑफ व्हाट गडकरी फॉर्मूला इज टॉकिंग अबाउट. जोग्राफिकली बॉर्डर स्टेट इंसेंटिव मिल सकता है, इंसेंटिव कैन बी गिवन बाय द सेंटर, बट स्पेशल स्टेटस स्मॉल पॉपुलेशन होना चाहिए. बिहार में स्मॉल नहीं, और उससे जो प्रॉब्लम. डेवल्यूशन ऑफ फंड करती है उसमें जो बेसिस रहेंगे उसमें कुछ बेनिफिट हो सकता है. बट अगर हम डिमांड करेंगे पूरा ही कि स्पेशल स्टेटस ही मिलना चाहिए, तो अगेन अगर हम यूनियन लेवल पे भी फिस्कल डेफिसिट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उसके ऊपर इम्पैक्ट होगा. सो कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा बहुत हम बोल सकते हैं पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी हो सकते हैं बिकॉज स्टेट असेंबली इलेक्शंस हाँ. आर अप्रोचिंग. सो दैट कैन बी आल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स. और इसमें क्या लिखा हुआ ना कि चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैज सेड दैट बिहार नीड्स 2.5 लाख करोड़ ओवर नेक्स्ट 5 इयर्स टू फंड इट्स वेरियस वेलफेयर स्कीम्स. तो भाई, आप वेलफेयर स्कीम्स को फंड करने के लिए 2.5 लाख करोड़ चाहिए आपको, तो आप इन्वेस्टमेंट भी तो करिए. आप कैसा पॉलिसी भी तो लाइए कि कैसे आप इन्वेस्ट करोगे बिहार में. बाकी सब इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट होगा या एमएसएमई सेक्टर ग्रोथ करने के लिए. राइट. प्रेरणा, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाट इज स्पेशल स्टेटस, और आप इसको एक बार सुन लेना पहले वीडियो में. क्राइटेरिया दिया हुआ है इसमें, नॉट द कंडीशन.
तो स्पेशल स्टेटस क्या है? हाँ, तो स्पेशल स्टेटस है कि स्टेट को प्रमोट किया जाएगा ऑन इक्विवेलेंट टू अदर स्टेट्स। तो उसके के लिए अफर्मेटिव एक्शन, जैसे रिजर्वेशन होता है ना फॉर द पीपल, वैसे रिजर्वेशन एक तरह से हम्म। स्टेट्स के लिए। हाँ अगर अब मैं आपको बहुत आसान बात समझाना चाहूँ तो हाँ। एक तरह से कि आपको हर चीज में आपको एक एक आपको हमेशा अफर्मेटिव एक्शन मिलेगा। फॉर एग्जांपल जो हमने बात किया कस्टम ड्यूटी या इनकम टैक्स या प्रेफरेंस विद रिस्पेक्ट टू द इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा, वो हम्म। स्पेशल स्टेटस। हाँ तो मतलब अगर हम बोले कि रीजनल इनइक्वालिटी एंड डेवलपमेंट, तो उसको हाँ, भी कहीं ना कहीं कम और कर स्ट्रैटेजिक लोकेशन स्टेटस दिया जाता है, मतलब किसी स्टेट में और डील डेवलप। विद द इंटरनेशनल इंटरनल सिक्योरिटी, हम्म। उसके लिए भी किया है। हाँ सेफ्टी पर्पसेस के लिए अच्छा कोड। टॉपिक था आज हम्म। स्पेशल। So this new Gadar in Telangana crafts anthems that echo people's aspirations. So कैसे हम promote कर रहे हैं? मतलब this is basically the anthem. So this is one way basically you're seeing ki Narsi Reddy, popularly is known as the Nalgonda Gadar, has become the latest star in the election campaign. As political parties, we do capitalize on his musical prowess. So basically हम star campaigners के context में इसको ले सकते हैं topic को. So there also we are having specific constitutional provisions. So Prerna can look for that and take them up in the points. So he captivates the imagination of the people when he lends his voice. Okay, so that's how मतलब कि लोगों की imagination को कैसे through his songs वो इतनी easily बाकी wider scale पे पहुंचा पाते हैं, तो this what makes him different. And इसमें और ऐड कर सकते हैं मानसी कि हाउ इलेक्शन कैंपेन कैन बी अ टूल फॉर इट शोकेसिंग द अवेयरनेस ऑफ द फोक ट्रेडिशन। फोक ट्यून, फोक ट्रेडिशंस को प्रमोट करने के लिए भी अब किया जाता है थ्रू इलेक्शन कैंपेन। तो इलेक्शन कैंपेनिंग सिर्फ पॉलिटिकली नहीं है, वो एक तरह से अवेयरनेस प्रोग्राम भी किया हो सकता है मतलब रिगार्डिंग वेरियस हेरिटेज तेलंगाना कल्चर। के क्राफ्ट्स पर्संस हैं, उनकी जो डिमांड्स हैं उसको कैसे एको कर सकते हैं लोग, मतलब बोल रहे हैं ना एको पीपल्स एस्पिरेशंस। हाँ हाँ, तो पीपल एस्पिरेशन। बेसिकली हाँ एक्टिंग एज अ लिंक कि वो वाइडर स्केल पे कैसे पहुंच रहे हैं लोग और लोगों तक भी और पॉलिटिकल क्लास तक भी. ओके सो लिसन टू द पीपल नॉट द नंबर्स, तो डेफिनेटली एग्जाम्पल इसका पहले एग्जाम्पल दे दो, करुणा इसका एग्जाम्पल दो। लिसन टू द पीपल नॉट द नंबर्स। ठीक आप है. पढ़ लो उसको। अगर सपोज ये कोई टॉपिक है तो आप इसको कैसे इंटरप्रेट हाँ कर. हाँ, कैसे इंटर, ये कोई ऐसे ही टॉपिक है। हम्म. लिसन टू द पीपल नॉट द नंबर्स। करुणा। इसमें हम ट्रेडिशनल आर्ट्स जो है हमारी, उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। कैसे मतलब थोड़ा डिस्क्राइब, हाँ मतलब तो थोड़ा सा एक्सप्लेन इस करो और। तो. हाँ, चल आप बताना। इट मीन्स कि मेजोरिटी ऑफ पीपल्स क्या बोल रहे हैं, मतलब माइनॉरिटी वर्सेस मेजोरिटी, एक कंसेप्ट ये लेके आ सकते हैं यहाँ पे पॉलिटी से रिलेटेड, कि बिकॉज लिसन टू द पीपल नॉट द नंबर्स, कि कितने हैं वो नहीं देखना, ठीक है। बट मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी के बिहाफ पे देखना है। हम्म, ठीक है, और आगे। नेक्स्ट इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से बोल सकते हैं कि डिमांड क्या है, उस बिहाफ पे आप मतलब सप्लाई करोगे तो वो भी डिमांड ऑफ द पीपल यानी कंज्यूमर्स पे डिपेंड करेगी। हम्म, ठीक है, और बताओ प्रेरणा। मतलब नॉट इन टर्म्स ऑफ एग्जाम्पल बट जनरली अगर इसको पढ़ा जाए तो हम ऐसे सोच सकते हैं कि फोकसिंग ऑन द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट एज वेल दैन जस्ट द क्वांटिटेटिव, मतलब क्या एक्चुअल में कोई चीज बेनिफिट कर रही है या नहीं, वो चीज कह सकते हैं, सिर्फ डेटा पे फोकस नहीं करना मतलब. हाँ ट्रू। अब मैं बताता हूँ दो तीन 4-5 एरियाज में। फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन टू पीपल। तो अगर कोविड में अगर एक भी डेथ हो रहा है तो हमें इसको सीरियसली लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोविड डेथ का बात कर सकते हैं, नंबर नहीं हो वो हर एक इंसान है, उसका बात कर सकते हैं। तो क्या अफर्मेटिव एक्शन लेना चाहिए था उस समय, क्या करना चाहिए था उस समय, प्रिवेंटिव एक्शन क्या, पोस्ट ट्रीटमेंट करना चाहिए, तो वो हो गया लिसन टू पीपल। सेकेंड वुड बी द जीडीपी नंबर, कि जीडीपी ग्रो कर रहा है खुश हो रहा है, ऐसा नहीं
क्या वो जीडीपी अफेक्टिवली इम्पैक्ट कर रहे हैं लोकल सोसाइटी? क्या सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हो रहा है वो स्क्यूड तो नहीं है फॉर द रिचर सेक्शन एंड अपर मिडिल क्लास के लिए? क्या जो सबऑल्टर्न है या फिर वर्ल्नरेबल सेक्शन सोसाइटी, उनको क्या फेयर रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है जीडीपी नंबर में? तो वो हो गया 2 पॉइंट। तो तीसरा और बात कर सकते हैं हम लोग कि यूएन का बात कर सकते हैं कि यूएन में भी जो बात करते हैं कि रिप्रेजेंटेशन जो होता है वीटो पावर में सब जगह, तो वहाँ नंबर का प्रेजेंटेशन है कि आप बात कर रहे हो क्लाइमेट चेंज में या फिर सब चीज में नंबर कि आप इतना परसेंटेज इन्वेस्टमेंट चाहिए, इतना आपको रिप्रेजेंटेशन चाहिए, लेकिन क्या सही में इम्पैक्ट कर रहा है? तो लॉस एंड डैमेज जो फंड है वो एक तरह से कहानी है एक एक लोग का जो रहते हैं वर्नेबल सोसाइटी, वर्नेबल आइलैंड में, फॉर एग्जांपल मालदीव, सेशेल्स एक्सेट्रा। तो वो भी एक एग्जांपल दे सकते हैं। और आप बताओ मानसी, आप उसका। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली यही बात हो रही है जो आपने इसको थोड़ा ब्रॉडर सेंस में डिस्कस किया। तो ये आर्टिकल ज्यादा बात करे कि लोगों की जो जीडीपी की बात करोगे? लिविंग, हाँ, हाँ, जॉब। लोगों की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन जस्ट रिलाइंग अपॉन कि नंबर्स क्या बोल रहे हैं। अगर नंबर्स ग्रोथ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि पीपल आर ऑल्सो हैप्पी। सो इट इज इम्पोर्टेंट टू लुक इनटू एक्चुअली लोगों के क्या एस्पिरेशंस है, क्या उनकी डिमांड्स है, क्या उनकी कंडीशंस है। तो बेसिकली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अराउंड ये पूरा आर्टिकल फोकस कर रहा है। सो अगर यहाँ स्पेसिफिकली मैं पॉइंट्स बोलूँ, अगर हम इंडियन इकोनॉमी की सिचुएशन की बात करें, हम मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की परफॉर्मेंस की बात करते हैं, तो वो दिखा रहा है कि इंडिया में ग्रोथ मोमेंटम भी स्ट्रांग है, हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। बट इंडिया में जैसे हम बात करते हैं कि वो द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, बट हमारे जो पर कैपिटा इनकम है स्टिल वो कंपैरेटिवली बहुत लोअर लेवल पे है। सो वो एक ये डिफरेंस या गैप हम बोल सकते हैं कि जो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि इकोनॉमी 5th लार्जेस्ट हो चुकी है वर्ल्ड में, बट स्टिल पर कैपिटा इनकम बहुत लोअर लेवल पे है। अगर यहाँ पे एक यूएस इकोनॉमी का भी सिमिलर एग्जांपल दे रखा है कि यूएसए में भी नंबर ये शो कर रहे हैं कि हेडलाइन इन्फ्लेशन स्लोली स्लोली कम हो रही है, एम्प्लॉयमेंट नंबर्स भी इंप्रूव हो रहे हैं, बट सिटीजन स्टिल डिससैटिस्फाइड है। अगेन वहां पे वी आर सीइंग कि वर्कर्स स्ट्राइक पे हैं, लोगों को सिक्योर इनकम सोर्सेज नहीं मिल पा रहे हैं। सो ये एक प्रॉब्लम है। और जॉब्स क्रिएट हो रही हैं वो अगेन एक मैक्रो पिक्चर हो गया, बट उसके अगर हम माइक्रो में जाएंगे तो जॉब्स, कौन सी नेचर ऑफ जॉब ज्यादा मतलब अवेलेबल है इकोनॉमी में, कौन सी हम बोल देंगे कि स्किल्ड जॉब ज्यादा हैं या इनफॉर्मल सेक्टर में ज्यादा जॉब्स क्रिएट हो रही है या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की वजह से ज्यादा जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। तो इंडिया में भी वी ऑल्सो टॉक अबाउट कि जो स्ट्रक्चरल शिफ्ट हो रहा था इकोनॉमी में, वी वर सीइंग कि सिंस 1991 अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो एग्रीकल्चरल सेक्टर से लोग शिफ्ट हो रहे थे टू मैन्युफैक्चरिंग, टू सर्विसेज, दे वर मूविंग आउट। वो एक हमें पैटर्न दिख रहा था जो हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, एक प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर में, बट वो कम हो रही थी। बट अगेन कोविड-19 आ गया तो वो चीजें थोड़ी कहीं ना कहीं अगेन दे हैव रिवर्स्ड बैक, हम बोल सकते हैं। सो वो एक प्रॉब्लम अभी स्टिल एग्जिस्ट करती है इंडियन इकोनॉमी में कि एग्रीकल्चर में ही 60% ऑफ द वर्कफोर्स स्टिल वहीं एम्प्लॉयड है। देन हम अगेन स्किल्स की बात करते हुए हैविंग डिफरेंट स्किल इंडिया मिशन आल्सो। देन लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, सर्विसेज हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, दे आल्सो वी आर सीइंग कि वहां पे जॉब्स अगेन ग्रेजुअली ग्रो हो रही हैं क्योंकि इंडिया में अगेन लेबर इंटेंसिव इकोनॉमी हमारी है। सो वो भी हमें कंसिडर करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगेन वी कांट डायरेक्टली जंप ऑन टू मोर मैकेनाइजेशन, मोर टेक्नोलॉजी। सो ये फैक्टर भी हमें वाइल पॉलिसी मेकिंग इंपॉर्टेंट है टू कीप दिस इनटू कंसिडरेशन इन माइंड। एंड अगेन ग्रोथ की अगर हम बात कर रहे हैं या नंबर्स की हम बात कर रहे हैं तो जीडीपी हमें नहीं बता रहा है वेलफेयर कितना हो रहा है लोगों का, तो इसलिए हम ग्रीन ग्रोथ की बात करते हैं, ग्रीन जीडीपी की बात करते हैं, सस्टेनेबल ग्रोथ की बात करते हैं। सो इवन दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट जो अगेन नंबर्स हमें रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे एग्जैक्टली। एंड यहाँ पे एक ये थोड़ा इंपॉर्टेंट एंड यूनिक पॉइंट है, सोशल एंटरप्राइजेस की यहाँ बात की जा रही है। सो अटेंशन विल शिफ्ट टुवर्ड्स क्रिएटिंग जेन्युइन सोशल एंटरप्राइजेस रादर देन जो एंटरप्राइजेस हैं फॉर क्रिएटिंग economic efficiencies and surpluses which corporate enterprises are designed for. So corporate enterprises और social enterprises दो different हो गए। corporate enterprises again growth driven, profit driven ये होता है, efficiency को improve करने के लिए उन पे उनका focus होता है, food security, food surplus पे focus होता है।
बट जब हम सोशल एंटरप्राइजेस की बात करते हैं तो यहाँ पे हम मेजरली वुमेन की बात करेंगे, देयर कंट्रीब्यूशन जो अगेन इनफॉर्मल सेक्टर में या हाउस होल्ड लेवल पे जो उनका कंट्रीब्यूशन है दैट इज नॉट अकाउंटेड फॉर। तो वुमेन्स पार्टिसिपेशन, वुमेन लेड डेवलपमेंट, देयर इंपॉर्टेंट रोल इन क्लाइमेट चेंज दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो हाउ वी एक्चुअली वैल्यू देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, तो वो सोशल एंटरप्राइजेस हो गए। So their role is obviously very important. Again, जो हम calculate नहीं करते हैं, जो GDP में include नहीं होता है, तो we actually miss on that. So basically ये बोल रहे हैं कि एक paradigm shift required है. So जो even हमारा process है policy making का भी, that must listen to those who have not been given much value in the present economic paradigm. Like जो workers हैं informal sector में, we see 90% of our economy is informal या people are working in the informal sector. So उनको सुनना चाहिए, उनकी जो problem है वो कंसिडर करनी चाहिए हमें। स्मॉल होल्डिंग फार्मर्स है, मार्जिनल फार्मर्स 86% आर द मार्जिनल फार्मर्स इन इंडियन इकोनॉमी। स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स है, एमएसएमईज की हम बात करें, एंड वुमेन। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हो गए जिनको इतनी वैल्यू नहीं दी जाती है। सो इनका भी एक से होना चाहिए, उनकी भी एक, जैसे वी कैन से कि सर्वे हो गया, या जब हम कोई लॉ बनाते हैं तो अगेन पब्लिक कंसल्टेशन के लिए उस लॉ को मतलब कुछ टाइम मिलता है। तो सिमिलरली पॉलिसी मेकिंग में भी ऐसा एक पैराडाइम शिफ्ट होना इंपॉर्टेंट है। सो ये पूरा ये आर्टिकल बात कर रहे हैं यहाँ पे। So what the reason behind rise in Indian Railways AC coaches? So यहाँ पे क्या रीजन हो सकता है औशिक, अगर आप गेस करना चाहो? तो 2-3 रीजन मेरे दिमाग में आता है। फर्स्ट इज slowly the living standard of the people are increasing and they are preferring more comfortable uh, journey rather than general coaches. Second is the railway is also preferring more AC coaches than to general coaches. Third AC वो prefer ज़्यादा करते हैं क्योंकि it is more cost effective and it is more profitable because the operating ratio is lower वहाँ पर। See यहाँ पे और बेसिकली रीजन ये है कि रेलवेज इज इनकरिंग हायर लॉसेस, और जो उनकी ऑपरेटिंग है ऑब्वियसली वेरियस क्लासेस ऑफ पैसेंजर सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो रेलवे कोचेस ऑब्वियसली थोड़ा एक्सपेंसिव होते हैं। वी आर सीइंग, जो आपने बोला कि हाँ सैलरी इज आल्सो इंक्रीजिंग, बट रेलवे में दे आर फेसिंग एक्सपेंडिचर फ्रंट पे क्राइसिस, क्योंकि 7th पे कमीशन के बाद ऑब्वियसली जो शेयर ऑफ सैलरीज या पेंशंस हैं वो बर्डन रेलवेज के ऊपर ज्यादा इंक्रीज हो गया। So जो staff की cost है it has been increased from 60% to 69%. So that वो revenue generation के लिए basically more AC coaches they are being manufactured. So ये basically एक reason उसको cover करने के लिए, since expenditure burden जो है वो ज्यादा increase हो रहा है compared to the revenue. देखो ना स्लीपर क्लास में अप्रोक्सीमेटली 17,000 करोड़ का लॉस है। सेकंड क्लास 16,000 करोड़, ऑर्डिनरी क्लास 15,000 करोड़। उसमें तो कोविड पीरियड था, कोविड पीरियड के पहले देखते 65 करोड़ था प्रॉफिट। 2019-20 में हाँ AC 3 टायर में तो प्रॉफिट ही है पूरा टाइम 2014-15 से। So AC first class AC 2 टायर। देखो कैसे है कि 91 रुपीज था, 91 रुपीज स्पेंड करते हैं और 100 रुपीज कमाते हैं। और अभी धीरे धीरे ऑपरेटिंग रेशियो बढ़ चुका है, 107 रुपया आप स्पेंड करते हो लेकिन कमाते हो 100 रुपया। ये होता है ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेट करने का कॉस्ट कितना होता है? हाँ मतलब यहाँ पे अब ये इंक्रीज हो गया, मतलब 100 रुपीज अर्न करने के लिए पहले आपने सही बोला कि 91 स्पेंड कोविड किया। पीरियड था वो तो, लेकिन मानते हैं अभी 99 के आसपास ऐसे नॉर्मली हाँ 99-98 के हाँ, आसपास अगर होते हैं। प्री कोविड बात करें तो यस 99, मतलब वो इंक्रीज हुआ, उसके उससे पहले भी इंक्रीज ही हो रहा था ऑपरेटिंग रेशियो।
So हमने बात करी थी हाई कोर्ट has quashed the 75% reservation in the private sector. So reason हमने देख लिया था, it was unconstitutional. You can't discriminate on the basis of the place to provide reservation. Article 19 of the Constitution guarantees the right to freedom, including right to reside. आप settle हो सकते हो किसी भी part of India में, and you can practice any profession, business or trade. So although the law, it was infringement of Article 14 also, equality before the law. So this was violation of fundamental rights under different articles 19, 15, 14. So 15, it prohibits discrimination on various grounds like religion, race, caste, sex or place of birth. So यहाँ basically place of birth के basis पे जो discrimination था, तो that was again in violation of the Constitution. So this was again, High Court ने यही reason दिया है, so we can move forward. So Article 35 the Constitution पे जो High Court ने बोला कि the court outlined कि provision bars the state legislature from legislating on matters that fall within the purview of Article 16 subclause 3 of the Constitution, जो बात करता है equality of opportunities in matters of public employment की बात हो रही है, but obviously Only parliament can pass such law on subject. हाँ on ये such भी आ subject. गया। तो हाँ स्टेट लेजिस्लेटर की पावर नहीं है ये। तो कल भी हमने ये आर्टिकल में बात करी थी, इंडियन मटेरियलिज्म क्या होता है। सो एथिक्स ये यहाँ इंडियन मटेरियलिज्म आप बताएगी इसमें वो आंसर बताइए। इंडियन मटेरियलिज्म ब्रीफ में बता देना इसको। Kaushik, you can, I want. नहीं, कल ठीक आप है प्रेजेंट तो इसमें थे सेशन में, फिर आपको आज क्यों नहीं पता है? It is like philosophical, so I can't able to tell. ठीक है, That's why. तो आप बता दो इन शॉर्ट। ठीक है। इसमें पे वर्ड में लिखा हुआ ना इंडियन मटेरियलिस्ट। मटेरियलिस्ट मतलब क्या हुआ इसमें? तो अगर आप सोचो कि स्पिरिचुअलिस्ट होता है, एक मटेरियलिस्ट हो गया, तो इसमें मतलब यही है कि वो भगवान को नहीं मानते। वो मानते हैं कि जो भी दिख रहा है मेरे आँख के सामने, जो भी प्रेजेंटेबल है, जो भी ऑब्जेक्टिव दिखता है, ऑब्जेक्ट दिखता है मुझे, वही सच्चाई है। सिर्फ पेड़ पौधा, प्लांट्स, एनिमल्स, फिर आप जो भी पहाड़ हो गया, नदी, ये सब सच है। लेकिन हम लोग जो हायर सुपर नेचुरल एलिमेंट है ना, वो नहीं है, कुछ सच नहीं है। तो वो बिलीव करते हैं कि भाई यही जिंदगी है, एक ही जिंदगी है, इसको अच्छे से एंजॉय करो, सेटिस्फाई करो हंगर को, और अपना जो अंदर का जो भी आपको सेटिस्फाई करना है, जो भी एक इंसान को करना होता है जिंदगी में, वो करके खत्म हो जाओ, मर जाओ। ये एक बेसिक समरी ऑफ मटेरियलिज्म है। तो इसमें ये बोला कि द ईट ड्रिंक मैरी इज ऑफन लास्ट द प्लेजर सीकिंग वे ऑफ मटेरियलिस्ट। तो इंडिया में जो मटेरियलिस्टिक थे, वो फेमस जो थे, वो चारवाका फिलोसफी इसी पर बात करता है। लेकिन उसके साथ साथ और भी मटेरियलिस्टिक फिलोसफी थे, जो कल मैंने बताया था, लोकयात्रा बताया था, और फिर डिफरेंसेस कितना है। और भगवत गीता टोटली इसका डिफरेंट है। वो बात करता है जो आपको दिखता है हमेशा, वो जरूरी नहीं वो वहां पर हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग देखते हैं कोई पेड़ पौधा को, तो पेड़ पौधा ग्रीन दिखता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो ग्रीन हो। क्यों ग्रीन दिखता है? क्योंकि जो लाइट है, वो जो लीव्स है ना, उसमें रिफ्लेक्ट करता है सिर्फ ग्रीन, बाकी से एब्जॉर्ब हो जाता है, इसलिए ग्रीन दिखता है। लेकिन कलर कुछ और भी हो सकता है। तो वैसे ही जो आपको दिखता है ना, वो जरूरी नहीं सच हो, ये भगवद गीता बताता है। तो दोनों का डिफरेंसेस है बेसिकली ओवरऑल, मटेरियलिज्म और दूसरे वे ऑफ थिंकिंग में। तो एक आपको मानसी कुछ बोलना है? हाँ, बस यहाँ पे यही यही है एथिक्स और मटेरियलिज्म में जो आप बोल रहे थे, वो भी कहीं ना कहीं इसी से रिलेट कर रहा है कि आपके पास अगर लाइफ है, आप जिंदा हो, तो लिव वेल, मतलब अच्छे से जियो उस चीज को, वही मटेरियलिज्म है। अच्छे से लाइक ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, मतलब बी हैप्पी, बी चेयरफुल। सो यहाँ पे यही चीज हाईलाइट हो रही है कि नोशन दैट विदाउट, अगर सपोज ये नोशन है कि विदाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ, मतलब आफ्टर लाइफ की बात हो रही है,
तो आप लड़ रहे हो फॉर होप फॉर जस्टिस, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है अगर आफ्टर लाइफ ही नहीं है। एंड इट लीड्स टू द नोशन दैट ऑल राइटिस स्ट्रगल मस्ट बी डिवाइनली मोटिवेटेड। सो इंडिया में भी जो मटीरियलिस्ट हैं दे वर स्कॉन्ड अपॉन ऑन द बेसिस ऑफ दिस वेरी चार्ज। तो ये बेसिकली यहाँ पे, और बाकी जो आपने बोला महाभारत में और जो हमारे अगेन पुराण हैं, सो कार्डिनल इसलिए वो किसी को नहीं मानते हैं। वो डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा को नहीं मानते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल को नहीं मानते, डॉक्ट्रिन ऑफ सुपर नेचुरल बिलीफ उसको नहीं मानते, मतलब किसी को नहीं मानते। वो बात करते हैं कि भाई ये जो सच दिख रहा है मेरे आँख के सामने, जो दिखता है, जो मैं छूता हूँ, जो मैं फील करता हूँ, वही सच है, उसके हाँ, अलावा कुछ नहीं मतलब है दुनिया में। लाइफ की बात ये करी, मटेरियलिज्म है। लाइफ हाँ सिर्फ हाँ इसी वर्ल्ड में लाइफ है, तो हाँ अगेन सी अब वही मतलब कि इसी को अच्छे से जियो, जो आपके पास है उसको ही जियो, यही एथिक्स। लेकिन भगवत गीता एक चीज स्टेप ऊपर चल जाता है, वो बोलता है कि भाई तुमको जो दिख रहा है ना, जरूरी नहीं वो सच हो। हम्म। हाँ कि तुमको दिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल रात को तुमको दिख रहा है कि एक रोप है, तो तुमको फील होगा कि वो सांप है, लेकिन तुमको रोप दिखेगा। हाँ मिट्टी का घड़ा सामने में, जरूरी नहीं कि वो मिट्टी का घड़ा है, वो घड़ा है, उसको हम तोड़ के उसको चेयर बना सकते हैं। तो जो दिख रहा है ना, वो चेंज हो जाता है, तो टेम्पररी है हाँ, जो एक ये दिखता है। एलिमेंट हो गया। हाँ, तो जो दिखता है हमेशा वो तो ये होता है। हाँ, यहाँ पे ये बोल रहे हैं एथिक्स वाले में कि जो आपके पास है उसी में खुश रहो एंड उसी को एंजॉय करो। तो दो एस्पेक्ट हो गए। ये ले सकते, ये ले सकते ऊपर वाला। हम्म, ठीक है, क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ये उसी देख जो लेते मैंने कुछ। एक्सप्लेन किया है वो तो चार वाहक भी इसी तरह से रहते थे ना, जो है हाँ, जो चीजें सामने है हुई है वो भी इसी थ्योरी को फॉलो करते थे। चारवाका हो गया, जीविका हो गए, लोकायुक्ता हो गए। तो अपने हमारे यहाँ पे बहुत डिफरेंट डिफरेंट फिलोसफी है, तो सबका अपना राइट है, वो प्रीच कर सकते हैं। लेकिन ठीक बेचारे यही दिक्कत है कि अगर जा करके सामने में किसी को बोल देंगे कि कृष्ण सच नहीं है, ना अल्लाह सच है, तो कुटाई हो जाएगा। तो ये दिक्कत है अपने देश में। तो क्या कर सकते हैं। आई थिंक यहाँ पे इतना तो कुछ इसको कल इम्पोर्टेंट। ले सकते हैं मानसी, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, ये कल ये के। इसको 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 आंचल, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, या मानसी स्क्रीनशॉट तुम ले लो, कल डिस्कस कर लेंगे कि हु वाज द Yes, I ओनली will. फीमेल मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी। The original constitution of India were handwritten calligraphed by whom? Who was the calligrapher? Which ये animal थे शायद, उनको banana? याद नहीं आ रहा मेरे को, फेमस है। हाँ, ऐसे करके चार पांच है, इसको डिस्कस कल कर लेंगे, तो फोटो खींच लेना मानसी इसमें। आई थिंक कैलीग्राफर है कुछ, बंगाली कुछ करके कुछ नहीं हुआ आई थिंक। नहीं वो नहीं है, वो तो फ्लैग से रिलेटेड है, मुझे याद नहीं आ रहा नाम उनका, फेमस नाम है उनका। कल ले लेंगे, ओके। आर्ट फॉर्म भी इसका देखे थे। ठीक है। सो फार्मैक्स इंडिया क्या है? ओके, सो ईडी हैज सीज्ड अराउंड 65.52 करोड़ पैसा कॉन्फिस्केट किया है। एंड यहाँ पे फार्मैक्स इंडिया लिमिटेड प्रमोटर्स डायरेक्टर्स अंडर द फेम एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। सो बेसिकली दिस इज आई गेस फार्मा कंपनी होगी एज पर द नेम। So company के जो managing director है, they were found in connivance with others, had issued GDRs in the name of his company in 2 tranches in 2010, and he did not deliberately repatriate the GDR proceeds worth this much. So GDR basically एक ADR होता है, एक GDR होता है। यहाँ पे Global Depository Receipts और ADR American Depository Receipts होता है। सो बेसिकली अगर हम इनका मतलब समझे तो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट्स हो गया बेसिकली अगर किसी फॉरेन कंपनी में इन्वेस्ट करना है यूएसए के इन्वेस्टर्स को, या अगर आप